नमस्कार दर्शक मित्रों। थिंक लाइन के एक नए संस्करण में हम आज से फिर एक बात करेंगे डेवलपमेंट की। और डेवलपमेंट की बात करें उससे पहले मैं चाहूंगा और आपको मेहमान का तारुफ कराऊं, हमारे आज के गेस्ट से आपका परिचय करवाऊं। मगर वो सबसे पहले ऐसा कहा जाता है वैश्विक तौर पर कि ये जो डिकेड है पूरा, ये इंडिया का डिकेड है, इंडियाज डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके लिए बहुत कुछ बातें की गई है, मगर बातें करने से काम नहीं होता। हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि हकीकत में इसको इंडिया का द डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कहा जाता है। और उसके लिए मेरे पास कुछ मॉर्गन स्टैनली के 2023 के कुछ आंकड़े हैं जो मैं बताना चाहूंगा, और फिर आपको हमारे मेहमान से भी परिचय करवाऊंगा। आप में से काफी लोग तो शायद उनको जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, मगर इतना कहना मुनासिब होगा कि ये अपने फील्ड के एक्सपर्ट है, इंडिया की थिंक टैंक में से एक है। मैं उनका परिचय बाद में करवाता हूं, पहले मैं आपको आंकड़े एक देता हूं कि देखिए, इंडिया में 2013 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 22 बिलियन डॉलर का था, जो आज हो गया है तकरीबन 46 बिलियन डॉलर का। इलेक्ट्रिफाइड रेलवेज, रेलवेज जिसको हम रोज यूज करते हैं, इलेक्ट्रिफाइड रेलवेज 2013 में लगभग 4100 किलोमीटर की थी, जो आज हो गई है 28,100 किलोमीटर की। यूपीएस का चलन तो आपको पता ही है, डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं हम। 4.4% में से बढ़ के वो 76% हो गया है। उसके साथ में हम बात करेंगे हाईवेज की। हाईवेज जो एक समय में 25,700 किलोमीटर के हुआ करते थे, जो आज मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से 53,700 किलोमीटर के लिए। और जीएसटी कलेक्शन जो 2018 के अंदर 87.68 बिलियन का था डॉलर्स का, जो आज बढ़ के 219.51 बिलियन हो गया। रियल एस्टेट जो 50,000 प्रोजेक्ट चला करते थे 2014-15 में, आज बढ़ के 75,000 प्रोजेक्ट हो गए। ये कुछ आंकड़े हैं, और भी कुछ आंकड़े दे सकता हूं मैं, मगर इतने काफी होंगे। और जब हम बात करेंगे कि द डेकेड ऑफ इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग टू अ डेवलप्ड नेशन की जब हम बात करें, तो सबसे पहली बात आती है ट्रांसपोर्टेशन की, लॉजिस्टिक्स की, और साथ में रियल एस्टेट की। देखिए दोस्तों, ये सबसे तारुफ रखने वाले, ये सब के एक्सपर्ट, ये सब जानने वाले हमारे साथ आज हमारे मेहमान है, वो है श्री अमरीश जी, अमरीश परांजिया जी, अमरीश भाई पटेल, जिनको हम जानते हैं। और इनकी खासियत ये है, इनके बारे में एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा आपको। ही इज एन एक्सपर्ट इन हिज फील्ड, दैट्स ऑल राइट, बट देन डू यू नो दैट 2030 की सदी तक इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट क्या है? वो हमारे गुजरात में धोलेरा में जो एक स्मार्ट सिटी बन रहा है, धोलेरा एसआईआर जिसको बोलते हैं, वो है। और अमरीश भाई वहां पर एक कंपनी चलाते हैं, रियल एस्टेट से बहुत बड़ा ताल्लुक है उनका। उनको पता है एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और किस तरह से होगा। देखिए, जब मैंने कहा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और किस तरह से होगा, तो ये सब के लिए हमें उनसे ये जानना पड़ेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है सर, मगर वो कैसे होगा और किस स्पीड से हो रहा है। हम बातें तो बहुत करते हैं, ऑन ग्राउंड भी हमें देखा जाता है कि जो फ्रेट 20 किलोमीटर, फ्रेट ट्रेन, गुड्स ट्रेन जिसको हम कहते हैं, एवरेज 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो क्या ऐसे इंडिया विल बिकम अ बिग एक्सपोर्टर? ये तो नहीं होगा ना। हमारी फ्रेट ट्रेन के लिए भी हमें कॉरिडोर चाहिए, तो वो बन रहा है। ऐसी बहुत सी चीजें हो रही है, बहुत सी चीजें सोच समझ के हो रही है। और जब हम धोलेरा सर की बात करते हैं ना, धोलेरा SIR, तो वहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट विथ मॉडर्न, ब्लेस्ड विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और ये अर्बन सिटी नहीं है, स्मार्ट सिटी है।
मगर हमारे हिसाब से एक अर्बन सिटी है, जहां पर एनवायरनमेंट भी है और अर्बनाइजेशन भी है। और अर्बनाइजेशन आप सोचने लगोगे, कहाँ चीन का संघाई, कहाँ चीन के एक बड़े शहर का मॉडल, और कहाँ अहमदाबाद के बाजू में तोलेगा। तो बात ये सब की करने वाले हैं हम, एक डेवलपमेंट की करने वाले हैं, एक डेवलपमेंट मॉडल की करने वाले हैं, एक कंसेप्ट की करने वाले हैं। अमरीश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन, ज्यादा बातें नहीं करते हुए आपसे सीधा पूछूंगा सर, कि ये जो अभी ये एक दशक, 2 दशक चल रहे हैं इंडियन ट्रांसफॉर्मेशन के, उसे आप किस तरह देखते हैं? और आप जो फील्ड में बैठे हैं, वहां से आपको ये क्या दिखता है? इज इट अ रियलिटी और अ ड्रीम? 3.85 ट्रिलियन की इकोनॉमी आज की, when will it become 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, एंड when will it become a 10 ट्रिलियन इकोनॉमी? कब बनेगी? ये बात जाननी है। हिमांशु भाई नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। सर, आज का विषय ही ऐसा है जो मेरे इंटरेस्ट का है। हम्म। और जैसे आपने कहा कि आप अगले 10 या 20 साल को कैसे देख रहे हैं, तो अगर हम भारत की इकोनॉमी के दृष्टि से देखें तो पहली 1 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत को अचीव करने में मेरे ख्याल से 50 वर्ष लग गए। उसके बाद कौन की सा था? सेकंड सेकंड जो है 2 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में उससे कम वक्त लगा था। और अभी जैसे हम बात कर रहे हैं $3 ट्रिलियन इकोनॉमी अपनी है, और अगले 5 साल में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अपने विजनरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी भारत मंडपम का इनॉग्रेशन किया प्रगति मैदान में दिल्ली से हम्म। पिछले हफ्ते में। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि 20वीं सदी के इंफ्रास्ट्रक्चर से हम 21वीं सदी की जो अपनी जनरेशन है उसकी महत्वाकांक्षा या आकांक्षाओं को पूरी नहीं कर सकते। तो अगले 10-20 वर्षों में हम उसी तरह आगे बढ़ेंगे कि 21वीं सदी की अपनी जो अमृत पीढ़ी या अमृत काल के अंदर अभी जो अपनी न्यू पीढ़ी है, तो उसकी आकांक्षा महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए वैसे ही वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर निर्माण हो। तो उसी के लिए मोदी जी ने अभी जैसे पीएम गति शक्ति, जिसमें रोड होगा, रेल होंगे, पोर्ट होगा, एयरपोर्ट होंगे, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नए तरीके के हो। और एक तरीके से हम भारत में देख रहे हैं कि जब से आजादी हुई और आज तक हम एक प्रकार का अर्बनाइजेशन यानी माइग्रेशन पैटर्न जो सबसे चलती आ रही है देख रहे हैं हम। लेकिन अभी जैसे एनआईसीडीसी यानी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसमें हम 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देख रहे हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते थे, हाँ। लेकिन उसको ही मॉडिफाई करके अभी नाम दिया गया है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसमें सबसे आगे अभी वेस्टर्न अपना यानी पॉलिटिकल कैपिटल दिल्ली हो गया और इकोनॉमिकल कैपिटल मुंबई हो गया। दोनों को जोड़ते हुए डीएमआईसी दिल्ली DMI। मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पिछले 5-7 साल से चल रहा है। तो इसमें 8 लाइन एक्सप्रेस वे है अपना, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से लेके बेंगलोर, बेंगलोर से चेन्नई, चेन्नई से हैदराबाद, चेन्नई से विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से कलकत्ता, और कलकत्ता से फिर से हम दिल्ली कनेक्ट करेंगे। तो उस तरीके से अलग अलग 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं जो भारत के मोटे मोटे 18 राज्य से पास हो रहे हैं। उसमें एक विजन है कि जब 2035 तक आते आते आज भी भारत में 35 करोड़ आबादी जो है वो गांव को छोड़ेगी और शहरों की ओर जाएगी। बराबर। अगर हम देखेंगे जैसे आप में एक इंडिया नहीं विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी बोलते हैं सूरत, वहां से बिलोंग करते हैं। हमने देखा है कि जब 1995 में सूरत की आबादी मेरे ख्याल से 15 लाख थी, जो आज बढ़ के 50-60 के आसपास हो चुकी है। लेकिन सूरत सिटी के अंदर मेजर अगर इंडस्ट्री हम देखें तो डायमंड और टेक्सटाइल। तो एक प्रकार से ये इंडस्ट्री के अंदर जो माइग्रेशन हुआ तो उसमें से अनस्किल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। तो अगर हम भारत की दो बड़ी समस्याओं को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो देखते हैं कि ब्रेन ड्रेन यानी हर साल जो 1-1.5 करोड़ ग्रेजुएट बच्चे बाहर निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। वो ऐसी इंडस्ट्री को वहां पर कैचअप करने के लिए जा रहे हैं कि जहां उनकी आकांक्षा पूरी हो, और फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री है सारी। दूसरा हम देखें कि 35 करोड़ आबादी अगर गांव छोड़ के शहरों की ओर जाएगी और यही सिटी के अंदर आएगी तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज कोलैप्स हो जाएगा। तो ये जो एनआईसीडीसी है उसके 18 राज्यों में ग्रीनफील्ड सिटी बने, तो उसका सबसे पहला फेज है जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो 6 स्टेट से पास हो रहा है। और उसके अंदर पीएम गति शक्ति हम जो बात करते हैं
कि सारे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और सेमी स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके सारे पोर्टफोलियो के उसका ओवरलैप हो जाता है। यानी अगले 20, 25, 30 साल में जो जो भी जरूरियात है उसके लिए मल्टीपल हमें मेहनत ना करनी पड़े, सिंगल वे में सारे ओवरलैप हो जाए और एक ही काम में अपना पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा रोबस्ट खड़ा हो कि जो वर्ल्ड क्लास हो। अगर ऐसा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी जाके अपना जो एफडीआई या फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री इंडिया में आएगी। अगर हम बात करें कि फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री, तो उसमें हम सेमीकंडक्टर, हाल ही में अभी एक गांधीनगर के अंदर 28 तारीख को पीएम मोदी जी ने सेकंड वर्जन जो है वो डिक्लेयर किया। तो एक तरीका हम मान सकते हैं कि भारत में सेमीकंडक्टर का एक साल पहले नाम तक नहीं था, और आज अमेरिका से माइक्रोन कंपनी आ चुकी है। वैसे हम तमिलनाडु या बेंगलोर में भी काफी सारी इंडस्ट्री आती देख रहे हैं। हम ऐसा देखते हैं कि ताइवान से फॉक्सकॉन कंपनी है, उसने भी इंटरेस्ट दिखाया है। Yes. और अपनी इंडिया भी काफी सारी कंपनियां हैं, जैसे वेदांता है, तो काफी सारी कंपनियां सेमीकंडक्टर में आ रही है। और अगले 2030 से पहले पहले $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट आएगा। तो ये सारी इंडस्ट्री, दूसरा हम एविएशन इंडस्ट्री देखते हैं, तो एविएशन के अंदर हम अगर हिस्ट्री में जाए तो लगभग 2011 में अमेरिकन एयरलाइंस ने सबसे बड़ा एविएशन का ऑर्डर दिया था। बोइंग और एयरबस जो दो बड़ी कंपनियां हैं, तो 410 प्लेन का ऑर्डर था। इसी वर्ष हमने जो टाटा ने एयर इंडिया लिया, उसके बाद करीब करीब 475 प्लेन का, और अपने इंडिगो ने 500 प्लेन का ऑर्डर दिया है। तो एविएशन इंडस्ट्री भी बूमिंग में होगी, जो फ्यूचरिस्टिक है। ये सारी इंडस्ट्री अगर इंडिया में आएगी तो 10-20 साल के अंदर अपनी इकोनॉमी काफी ग्रो करेगी, हिमांशु भाई। 10-20 साल सर, बात ये हो रही है एक्चुअली, काफी लोग ऐसे हैं जिनको ये ग्रोथ स्टोरी में विश्वास नहीं होता। काफी लोग ऐसे हैं समाज के अंदर जो ये बातें करते हैं कि ये तो खाली कहने के लिए, बहकाव के लिए। कि जैसे हम धोलेरा की बात करें, जहां पर आप धोलेरा में आपकी कंपनी चल रही है, तो वहां इनिशियल स्टेज में जब धोलेरा का अनाउंसमेंट हुआ तो 2, 4, 5 साल के अंदर काफी लोग ऐसे थे जिन्होंने कुछ पैसे डाले थे, बाहर निकाल दिया, नहीं नहीं इसमें तो कुछ होना नहीं है। मगर जब अब फेज 1 कंप्लीट होने जा रहा है तो देन देयर इज अ रश। वैसे ही हम बात करें तो गुजरात को ये 2022 के जो अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए, उसके घोषणा पत्र में रूलिंग पार्टी जो है भाजपा, उन्होंने कहा गुजरात को हम 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। अभी गुजरात जो अगर 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनती है, जैसे मैं आंकड़ों के हिसाब से ही देखूं कि अभी तो 226 बिलियन की है, अगर 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी गुजरात बनती है तो इसका मतलब यह होगा कि भारत 5 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी बन जाएगा। अभी 20%, 25% शेयर एक राज्य का होता है ज्यादा करके, अच्छे से अच्छे इंडस्ट्रियल राज्य का। जहां हम एक तरफ गुजरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ देश में ऐसे भी राज्य हैं कि जिनके पास कोई भी प्रकार के इनकम सोर्सेज अभी तक जनरेट नहीं हुए। और इसको जब मैं भारतमाला, सागरमाला और ऑपरेशन गतिशक्ति के साथ जोड़ता हूं, जैसे कि हम जम्मू कश्मीर की ही बात कर ले, डिस्टर्ब एरिया था, मगर अभी जो मेगा प्रोजेक्ट्स वहां पर चल रहे हैं सर, वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने में आपको कोई दिक्कत दिखती है इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से? पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस दूसरी बात है, मगर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क है वो क्या आपको दिखता है कि ये ऑलराउंड डेवलपमेंट होता रहे, सबका साथ सबका विकास जिसकी बात हम कर रहे हैं, क्या आपको होता हुआ दिखता है? सर, इसके लिए मोटा मोटा आपको मैं ये बता सकता हूँ कि जैसे हम पूर्वोत्तर भारत या नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, तो आजादी के इतने वर्ष हो गए, लेकिन वहां अगर हम फिजिकली जाकर देखें तो आज अरुणाचल सबसे बड़ा स्टेट था जियोग्राफिकली, न तो वहाँ रेलवे स्टेशन था न एयरपोर्ट था। आज अब हम 10 साल पहले अगर गए हो और आज जाते हैं तो वहां पर कोने कोने में इंफ्रास्ट्रक्चर में दिख रहा है। आज जैसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रिजेस रेलवे का तो भारत में है। हम अगर देखते हैं 10 साल पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे, आज हर एक हफ्ते में एक नई वंदे भारत हम देख रहे हैं। और वंदे भारत ट्रेन कैसी है, अगर हम बैठेंगे तभी उसको महसूस किया, वो बोल सकता है कि नहीं भारत में भी ऐसा हो सकता है। सर, जैसे बुलेट ट्रेन की बातें हैं भारत की पहली, तो दिल्ली अपने मुंबई और अहमदाबाद के बीच में जो अभी भी पिछले हफ्ते में एक्सटेंशन करके उसको दिल्ली तक का एक सर्वे फिजिबिलिटी आ गया है। और वैसे भारत में 7 नए रूट डिफाइन किए गए हैं, और अगले 10 साल में 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर खर्चा होने वाला है। अगर हम देखें कि 2013 का भारत का जो बजट था, यूनियन बजट,
तो करीब करीब 13-14 लाख करोड़ का था। इसमें कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा से ज्यादा 1 लाख करोड़ का खर्चा था, जिसमें आप गिन लो भारत के सारे हाईवे, रेलवे, ब्रिजेस, अस्पताल, कॉलेज सब आ गया। इसके सामने अगर आज देखते हैं तो पिछला कोरोना के समय में जहां पर बड़ी बड़ी इकोनॉमी जो हम बोलते हैं यूरोप की, अमेरिका, वो भी लड़खड़ाती रही है, उसके बीच में भारत में आज 35 लाख करोड़ का बजट अपना यूनियन आया और कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर 10 लाख करोड़ का है। और अगर सबसे ज्यादा अपना पैसा जहां पर जाता था यूनियन बजट का, वो अगर हम देखें तो डिफेंस में जाता था अपना, क्योंकि थर्ड बिगेस्ट अपना बजट था। आज हमारा नेट एक्सपोर्टर बन गए डिफेंस के अंदर हम। और दूसरा हमारा एनर्जी रिसोर्स, यानी उसको बाहर से क्रूड या फिर पेट्रोलियम वगैरह इंपोर्ट करते थे, उसमें करीब करीब 7-8 लाख करोड़ जाता था। अगले 5 साल में हिमांशु भाई, इंडिया जो है वो एनर्जी के बारे में इंडिपेंडेंट होने की ओर आगे बढ़ रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर वो 300 गीगावाट अचीव कर लेगा। तो ये सारे होने से अपना कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है देश की और केंद्र और राज्य सरकार की कैपेसिटी बढ़ेगी। और जहां बात एनआईसीडीसी की है कि जहां पर ग्लोबल रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और बाहर से निवेश बढ़ाने की बात है, तो 18 राज्यों में हो रहा है, करीब करीब सारे राज्यों में हो रहा है। हम एक बार जिसको बीमारू राज्य बोलते थे, सबसे बड़ा यूपी है, वहां पर भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इतना सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है। और भारत के हर कोने में, जैसे अभी हम बात करते हैं अपने इन्वेस्ट इंडिया करके पोर्टल गवर्नमेंट ने बनाया है, जिसको अवार्ड भी मिला है, वर्ल्ड का सबसे बढ़िया वो पोर्टल है। उनके जो दीपक बगला जी करके हैं, उनका स्पीच रिसेंटली 2-3 महीने पहले आया था। उन्होंने बताया था कि वर्ल्ड के 160 कंट्री से इन्वेस्टमेंट आया है, इंडिया के करीब करीब सभी राज्य में इन्वेस्टमेंट आया है और 65 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आया है। तो ये इटसेल्फ बताता है कि विश्व का अभी भारत पे भरोसा बढ़ा हुआ है। और आपने जो फिगर भी दिए निवेश के, जो अभी एफडीआई भारत में इंट्रो हो रहा है, इस साल सबसे ज्यादा हुआ है और अगले साल इससे ज्यादा होगा। नहीं पर सर, मेरा मेरा सवाल यहाँ पर आता है। आपने कहा ना कि यूपी जैसे राज्य में एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत है, मानते हैं सर, सभी बात मानते हैं। पर अगर मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करूं तो ये एक रियलिटी भी है आज की, कि हमें वर्ल्ड में कंपिटिटिव होना पड़ेगा। और कंपिटिटिव होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के जमाने में इस लॉजिस्टिक कॉस्ट, जहां पर विश्व के डेवलप्ड कंट्रीज के लिए वो लॉजिस्टिक कॉस्ट 6%, 8% होती है, वहां पर हमारे यहां अभी लॉजिस्टिक कॉस्ट 12 से 14%, 16% कभी कभी हो जाती है। तो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट, जिसके लिए हमने गति शक्ति, ऑपरेशन गति शक्ति लगाया है, भारतमाला, सागरमाला चल रहा है, मगर सर ये लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडिया की इतने सालों में हम वो मैनेजेबल लेवल, जिसको 6 to 8% कहते हैं फ्रेट कॉस्ट, उस पर आ जाएंगे। 6 से 8% होने से हमारा माल भी सस्ता हो जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए कंपिटिटिव प्राइसेस भी एबल टू। कब होगा ये? हिमांशु, बिल्कुल आपकी बात सही है। जैसे ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं हम, वर्ल्ड में एक पैरामीटर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज ऑफ डूइंग में पहले तो अपना जो लीगालिटी और टैक्सेशन के बारे में देखें तो पूरे स्टेट के हिसाब से अलग अलग था। 2016 में जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, हम आधे के ऊपर नंबर हमने काट लिया और भारत अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर बहुत बढ़िया कर रहा है। लेकिन आज भी आपने जैसे बताया लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा है। मैं उसको अगर पर किलोमीटर पर टनेज के हिसाब से मेरा, क्योंकि एक स्टार्टअप भी है जो स्टेट और सेंट्रल विनिंग है, तत्काल लोरी करके, और मोरबी जो सिरामिक है, उसको पूरे इंडिया के बड़े सिटियों के अंदर हम पार्ट लोड में सेकंड में भेजते हैं। तो हम अगर मोरबी से देखें और टाइल्स की बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर रोडवेज से ट्रक के लोरी के अंदर हम लेके जाते हैं तो 1 टन को 1 किलोमीटर हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो उसमें 3 रुपया खर्चा होता है। उसको ये अगर हम रेलवे में लेके जाते हैं तो 1 रुपये में होता है वो। और उसको अगर सी वेज में हम लेके जाते हैं तो करीब करीब 50 पैसा होता है। आप ये डिफरेंस देखिए। तो एक तरीके से यूरोप के अंदर 40% जो उनका इंटरनल कंट्री के अंदर लॉजिस्टिक है, या चाइना में, तो इनलैंड वाटरवे से होता है, इनके रिवरों में होता है। अब भारत भी देख लो तो उनको आप देखो इतना बड़ा समंदर है, और ये समंदर लाइन है, उसके अंदर पोर्टिस बन रहे हैं। जैसे सूरत के अंदर अभी एक पोर्ट बना और भावनगर को कनेक्ट करता है, तो 200 ट्रक अंदर चली जाती है और सामने उतार देती है, तो उनका कॉस्ट सेविंग हो जाता है। उसी तरीके से पूरे अगले 5 साल के अंदर पोर्ट बन रहे हैं,
वैसे साणंद के पास अगर हम देखें तो एक ड्राई पोर्ट अदानी ने बनाया है। हाँ तो जो उसका मुंद्रा पोर्ट है, तो मुंद्रा पोर्ट पे जैसे 400 किलोमीटर साणंद से होता है मुंद्रा, तो 300 ट्रक का गुड्स जो जाता है पूरा एक रेलवे में होके वैगन से वो पूरा पोर्ट पे चला जाएगा। तो ये सारे हमारे दृष्टि के सामने हम देख रहे हैं कि रेलवेज जो डीएफसी की आप बातें कर रहे हो, अगले 1.5 साल के अंदर दिल्ली मुंबई जो डीएफसी है वो ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। और शुरू होते ही हम देखते हैं कि जैसे बेचरा जी के अंदर बड़ी बड़ी जो मारुति या और कंपनी का प्रोडक्शन होता है, तो अगर हम वहां पर जाके देखें तो रेलवे के अंदर पूरा मूवमेंट होता है। वैसे ही अगर नितिन गडकरी जी का एक वीडियो मैंने देखा था, तो हल्दिया तक पूरे वहां से वाराणसी के लेकर पेप्सी और कोक का जो पूरा कंटेनर है वो ब्रह्मपुत्र और गंगा के रिवर के वे से वो जा रहा है। तो अपना इनलैंड वाटर वे जो अलग अलग वेज डिफाइन किए हैं उसके ऊपर भी काम शुरू है। कई जगह पर ड्राई पोर्ट बन रहे हैं। डीएफसी अपना जैसे आगे बढ़ रहा है। और मुंद्रा और अदानी जो है वो अगले 3-4 साल में वर्ल्ड के जो पैरामीटर है वो बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी होगी और सबसे ज्यादा गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करती होगी। अपना जेएनपीटी भी देख रहे हैं जिस तरीके से उनका भी टनेज बढ़ रहा है, नए पोर्ट बन रहे हैं। उस तरीके से जैसे आपने बताया कि धोलेरा कि इतने साल से काम चल रहा है, तो अगले फ्यूचरिस्टिक सिटी और मोदी साहब का एक टर्मिनोलॉजी है रर्बन की आत्मा गांव की होगी और जो सुविधा पूरी शहर की होगी। तो उसी तरीके से अपनी आत्मा को छोड़े बिना एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो वर्ल्ड क्लास है उसको लेकर जो नई सिटियां बन रही है। तो हिमांशु भाई इतना ही कहूंगा कि अपने सामने अगर एक बड़ा सा बिल्डिंग या मॉल बनता है तो भी 3-4 साल लग जाते हैं। तो जहां पर एक बड़े सिटी का प्लानिंग की बात हो वो भी ग्लोबल, तो उसके पीछे काफी पैरामीटर होते हैं। जैसे भारत में कभी ग्रीनफील्ड सिटी की पीपीपी मॉडल पे कल्पना ही नहीं थी। तब जाके एज अ सीएम मोदी जी ने 2007-8 के अंदर एक धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन अथॉरिटी बनाई जो सेपरेट पूरा एक एंटिटी हो गई। उसके बाद उसका मास्टर प्लान वर्ल्ड की सबसे बढ़िया जो मास्टर प्लान और अपने टाउन प्लानिंग कंपनी है हेल्थ, तो उसके पास डिजाइन करवाया उन्होंने, तो उसमें भी टाइम लगता है। उसके बाद जैसे अगर सूरत शहर हम देख लें तो 350 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा एसएमसी रीजन आ जाता है कॉर्पोरेशन। या अहमदाबाद सरदार पटेल रिंग रोड के अंदर अगर अहमदाबाद सिटी हम देखें तो 400 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा अहमदाबाद सिटी आ जाता है, जो इंडिया का 6th बिगेस्ट सिटी है। तो उसके सामने अगर हम 920 स्क्वायर किलोमीटर का एक सिटी बसाने की बात है, वो भी ग्लोबल और वर्ल्ड क्लास, तो उसके ड्राफ्ट टाउन प्लानिंग जो है उसके अंदर अगले 3 साल लग गए। तो 2012-13 आते आते डीपी तैयार हुआ उसका। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी बने, उन्होंने एक पीपीपी एसपीवी बनाया पीपीपी मॉडल पे, यानी डीएमआईसी ने फंड दिया 3,000 करोड़ और स्टेट गवर्नमेंट के धोलेरा एसआर अथॉरिटी ने टाउन प्लानिंग में जो डिडक्शन आया 50% लैंड पूलिंग सिस्टम है, तो उन्होंने 600 रुपये मीटर करके एक जमीन दे दी और 51% स्टेक ले लिया। और एक जो एंटिटी बनी उसका नाम दिया गया डिगडी, यानी धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड। तो सेल्फ एक न्यूट्रल बॉडी हो गई जो ऑपरेट करेगी। और उसके अंदर लीजिंग मॉडल पे पूरा सिटी का 12 जोन में बटा हुआ है। अपनी नॉर्मल सिटी में तो बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल 2 ही जोन आते हैं, लेकिन ये 12 जोन है। जैसे दुबई में हम देखते हैं शेख जायद रोड पे जाते हैं तो 10 लेन वे है, दोनों और अपनी बड़ी इमारतें देखते हैं। जब विला के एरिया में जाते हैं तो बड़े बड़े विला होते हैं, हाई राइज नहीं दिखती हमें। उसी तरीके का एक प्लान उसमें सिटी जो है वो डिजाइन हो रहा है। 2014 में फंड आने के बाद जैसे अमेरिका की कंसल्टेंसी एकॉन कंपनी है उसको दिया गया, उसकी निगरानी में टेंडरिंग हुआ। और टेंडरिंग में सबसे इंडिया की जो बढ़िया कंपनी है एलएनटी, उसने टेंडर लिया और करीब करीब 25 स्क्वायर किलोमीटर के जिसको एक्टिवेशन जोन नाम दिया गया है, उसका आज इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। वहां पर पूरी एक ब्यूटिफिकेशन क्रिक जो है जो वाटर पूरी रिस्टोर करती है, उस तरीके की एक क्रिक तैयार है। और 4 करोड़ सेलेबल मीटर जो जमीन है वो अथॉरिटी के पास आज खड़ी है। और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात जो है उस सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री को वो जगह अभी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो वैसे अपने सामने 2027 हम देखते हैं कि अहमदाबाद से धोलेरा एक 6 लेन एक्सप्रेस वे तैयार हो जाएगा। वो तो विद इन 1 ईयर यानी 2024 अगस्त का उसका डेडलाइन है। वहां पर अभी जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट राजकोट डिक्लेयर हुआ और अभी मोदी जी ने इनोग्रेशन किया, उसी तरीके से धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विद स्टार्टिंग कार्गो वो कंप्लीट हो जाएगा। और 4 वे कनेक्टिव सिटी है। अभी डीएफसी की जो बातें कर रहे हैं तो उसका एक टर्मिनल यहाँ पर गोदावरी के पास है। उसकी एक भीमनाथ होके लाइन जो है वो पूरी धोलेरा एसआर के अंदर लॉजिस्टिक जोन है, वहां तक उसकी पटरियां बिछाई जा रही है, तो वो कंप्लीट हो जाएगी। और बाकी आप रेल नेटवर्क के अंदर एयरपोर्ट कनेक्ट करेगा अहमदाबाद एयरपोर्ट से, तो हाई स्पीड रेल नेटवर्क का भी अभी सीएम साहब गए थे और अप्रूवल ले लिया है। तो करीब जो हम सोचते हैं कि होगा नहीं होगा उसमें से अब मानसिकता बाहर निकल गई है और पूरे वर्ल्ड से भी धोलेरा आ रहे हैं
और अपने सामने एक मॉडल देखेंगे 2024 इलेक्शन से पहले हम देखेंगे कि भारत में ये एक स्मार्ट सिटी ग्रीनफील्ड अपने आप के अंदर सक्सेस मॉडल है, वही पूरे भारत के अलग अलग स्टेट में इंप्लीमेंट होगा। 10 साल में हम देखेंगे कि एक प्रकार का माइग्रेशन पैटर्न, जो गांव खाली हो रहे हैं, शहरों में आबादी जा रही है। अपनी 21वीं सदी में जन्म लेने वाली आबादी, यानी बच्चे जो है आज 21-22 साल के हैं, जो फॉरेन जाते हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दुबई सिंगापुर देख के आते हैं, उनके मन में एक होता है कि अपने देश में ऐसा ऐसा हो। इंफ्रास्ट्रक्चर कब बने, तो वही आबादी जो है वो ये सिटी बसाएगी। तो ये तो सर अपना भी ड्रीम है, हम लोगों ने भी देखा हुआ है, बाहर गए हैं तो। और कभी कभी सोचते भी थे कि यार ये दुबई में है, ऐसा हमारे यहाँ केस कब होगा, सिंगापुर में है, ऐसा हमारे यहाँ कब होगा, या यूरोपियन कंट्रीज में। मगर ये तो सही है। मगर सर अभी जो रियल एस्टेट के हाल चल रहे हैं, मैं आपको इसके रिलेटेड सवाल पूछता हूँ, और वो चाइना के रियल एस्टेट के संदर्भ में पूछता हूँ। पीपल आर सेइंग दैट द कोलैप्स ऑफ चाइनीज रियल एस्टेट इज हिटिंग वेरी हार्ड द कंट्री। चाइना को बहुत अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चाइना की 30% जीडीपी उनके रियल एस्टेट से आती है। और आज उनके यहाँ बड़े बड़े शहर जो रियल एस्टेट से लद है, वो सब घोस्ट सिटी बन के पड़े हुए हैं। ऐसा क्यों है कि चाइना के अंदर रियल एस्टेट थ्राइव नहीं कर रहा, और हमारे यहाँ इतना कुछ आ रहा है? कहीं हमारा हाल भी आज से 20 साल के बाद ऐसा ही नहीं हो? फंडामेंटल डिफरेंस क्या है दोनों में? सर, चाइना का मॉडल इकोनॉमिकल और भारत का मॉडल, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम चाइना देखें तो उसके अंदर कोई भी सेक्टर ले लो, हम्म। वो सारे गवर्नमेंट ड्रिवन है। यानी गवर्नमेंट एक तरीके से उसको प्रोटेक्ट करके बैठी है, और गवर्नमेंट जो फोकस करेगी वो होगा वहां पर। और आज जैसे वहां पर चाइना में हम क्राइसिस देख रहे हैं, ऐसा भारत में कभी नहीं होगा, मेरा विश्वास है। और वो इसलिए मैं तर्क के साथ कह सकता हूं कि भारत जो है वहां पर आज अभी डिमांड खड़ी है। यानी आज हम देखें तो प्रधानमंत्री ने अभी बोला कि 4 करोड़ गरीबों को हमने आवास दिया है। अगर हम देखें कि अभी भी हम बिलो द पॉवर्टी लाइन के अंदर जो आबादी है, उसमें से भी 20% आबादी आज भी अगले 10 साल के अंदर मिडिल क्लास में आने वाली है, जो इकोनॉमी को ड्राइव करती है, और उनको अभी अपने घर के घर बाकी है लेने का। सर, इस कारण अगर हम देखें कि इंडिया में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बाकी है बनना, लोगों की अभी डिमांड भी खड़ी है। दूसरा ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ड्रिवन नहीं है, गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिसी बनाती है। जैसे उन्होंने रेरा बना दिया, तो इन्वेस्टर है उसको प्रोटेक्ट कर दिया उन्होंने, तो एक ट्रांजेक्शन फेज अभी जो चल रहा है वो। अगर दूसरा एक हम देखें भारत का सीनेरियो रियल एस्टेट के बारे में, तो आज हम देखते हैं कि हम बोलते हैं कि भारत एक ग्रामीण प्रधान देश है। 70% आबादी गांव में रहती है और 30% सिटी में रहती है। स्वामित्व योजना अभी मोदी जी ने लाई है, और ड्रोन से गांव की एक एक प्रॉपर्टी को मेजर करके उसको लीगलाइज कर रहे हैं, जैसे सिटियों में सिटी सर्वे आता है। आज अगर हम देखें कि बड़ी सिटी, हम सूरत का एग्जांपल ले लें कि 50 लाख की आबादी है, अगर करीब करीब एक घर के अंदर 4% रहते हैं, तो हम गिन सकते हैं कि भाई 12-15 लाख घर है, घर होने चाहिए। जिसमें से मिडिल क्लास में हम गिन सकते हैं कि भाई 8 लाख परिवार है। उसमें से कुछ जॉब कर रहे होंगे या कुछ बिजनेस करते हैं। जो जॉब करते हैं वो देखते करीब करीब उन्होंने लोन लेके घर लिया होगा आपने, और वो पे करते हैं। अगर जो बिजनेस करते हैं उसने अपना घर मॉर्गेज लिया होगा, और वो फंड लेके वो बिजनेस करता होगा। यानी अपने लाइफ के अंदर कुछ भी करना हो उसके लिए वो फंड काम लगता है घर का। लेकिन 70% आबादी जो गांव में बसती है हिमांशु भाई, उनके पास ये ऑप्शन नहीं है। उनकी रिक्वायरमेंट भी छोटी होती है। जैसे मुद्रा योजना में मोदी जी ने 50,000 या 10,000 लोन दिया था, उससे भी काफी बूस्ट लोगों मिला को। था इकोनॉमी। यस। तो अगर 70% आबादी है, उनकी प्रॉपर्टी लीगलाइज हो जाएगी और बैंक लोनेबल हो जाएगी, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के अंदर रियल एस्टेट पे कितना बड़ा ट्विस्ट आने वाला है और बूम आने वाला है। हम्म। तो सर अभी देखे तो एक तरफ हमें लोग मिलते हैं देश के अंदर, पॉलिटिक्स जरा सा पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करें, और उसमें भी हम इंडियन डिकेड की बात करें, तो इंडियन पॉलिटिक्स उसमें कहीं आड़खेली रूप बन रहा है, मतलब अड़चन बन जाए, ऐसा तो कहीं आपको नहीं दिखता। क्योंकि यहाँ हमें मिलते हैं कि लोग कहते हैं कि हमने जिक्र किया, हमने को कैजुअली जिक्र कर दिया कि ये कर रहे हैं, एक्स ये कर रहा है, वाई ये कर रहा है, जेड ये कर रहा है। मगर हमें तो ऐसा कहने वाले लोग मिलते हैं कि मोदी अडानी भाई भाई दोनों चोर हैं। तो क्या ऐसे सर, लोगों का अफेक्ट, ये मैं रियलिस्टिकली जानना चाहता हूं आपसे, क्योंकि दर्शकों को डेवलपमेंट हो रहा है वो दिख भी रहा है, मगर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो बात होती है कि यार ये हर बार क्यों ऐसा कहते हैं, उसकी बात मुझे करनी है।
तो आप बताइए आपके एक्सपीरियंस से कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए और सच क्या है। सर, भारत में पहली बार चुनाव 2014 में विकास के नाम पे लड़ा गया, यानी मेन एजेंडा विकास। हम्म। और 5 साल के अंदर जिस तरीके से कायापलट हुई, लोगों ने फील किया कि नहीं, भारत में विकास हुआ है। दूसरी बार उससे भी मेजोरिटी के वोट लेकर मोदी जी चुनाव जीत के आए हैं। खैर, ये पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करता हूँ, विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन 10 साल अगर एक पूरी पीढ़ी है जिसने विकास के साथ और जो देखा है कि भाई अपना भारत के अंदर ग्रो हो रहा है, कोई दूसरी विचारधारा भी आएगी तो एक कंपल्सन हो जाएगा उनके लिए कि अगर भारत के अंदर विकास को दरकिनार करके अगर कोई भी विचारधारा आगे बढ़ेगी ना, तो हम्म। पब्लिक उसको अभी फेस करके उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम देखते हैं यूपी के अंदर एक चुनाव था, मुझे नारा आज भी याद है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव और वो सीएम कैंडिडेट थे, और उनका एक काम बोलता है करके पंचलाइन। यानी अगर किसी को भी चुनाव में जीतना है तो इकोनॉमी को दांव पर रखकर और विकास को दरकिनार कर कर भारत में चुनाव जीत नहीं सकता, और जीतेगा तो टिक नहीं सकता है। और सर ये लास्ट सवाल, हमारे पास अभी सब वक्त नहीं बचा है, तकरीबन मैं देख रहा हूँ 5-6 मिनट बचे हैं। तो सर जियो जियो इकोनॉमिक्स के हिसाब से, वैश्विक जियो इकोनॉमिक्स के हिसाब से आज आप भारत को कहाँ दिखते हैं, और आज हमारा देश कहाँ जाने लगा। पांचवी अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था, वो सब बातें ठीक है, वो फिगर्स की बात है, बट डू यू सी द रियल इंडिया प्रोग्रेसिंग? Because that is judged by the respect that people, Indians, or the people of that nationality earn when they are out, how they are looked at. यस सर, हिमांशु भाई, ये आपने जो बात कही कि आप कहाँ देखते हैं, तो 21वीं सदी ये सब मानते हैं कि एशिया की सदी। अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ उससे पहले पूरे वर्ल्ड पे ऊपर देखो तो राज एक तरीके से इंग्लैंड का था। कोई कल्पना भी नहीं करता था कि अमेरिका सुपर पावर बनेगा। लेकिन जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और पूरा ध्रुव बदला और अमेरिका एक सुपर पावर बन गया। आज वर्ल्ड में ब्रिक्स कंट्री का यूनियन हो, अफ्रीका जैसे जुड़ रहा है अंदर, और कोड की बात हम करते हैं, उसके अंदर भी जैसे चाइना को काउंटर करने के लिए भी इंडिया मेजर प्ले रोल कर रहा है। सेमीकंडक्टर की बात करें तो कोड के अंदर अमेरिका जो है तो वहां से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अगर जापान देखे तो तकनीकी सपोर्ट कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया जहां पर रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। तो एक तरीके से कोरोना में भी देखे तो हमने 100 से ज्यादा कंट्रियों को दवाई दी Vaccine दिया, yes. है। तो छोटे से छोटी कंट्री आज भारत के साथ खड़ी दिख रही है हमें। तो यही भारत का वसुधैव कुटुंबकम, और अपना जो अभी जो नया पार्लियामेंट बना है उसके ऊपर भी लिखा है ये स्लोगन। तो अपनी जो सदियों की विचारधारा है वही भारत को सुपर पावर बनाने में हेल्पफुल है। और एशिया के अंदर दो बड़ी इकोनॉमी हम चाइना और भारत देख लें, तो आज चाइना है उसका एक्सेप्टेंस वर्ल्ड के अंदर भारत का जितना है उतना नहीं। नहीं है। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड सारा जो है वो चाइना के सामने भारत के साथ खड़ा दिख रहा है, और वही भारत को ग्रो करके आगे जो है हम देखते सुपर पावर बनाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, क्लास सवाल, आधे मिनट मिनट में ही जवाब देना अमरीश भाई के। आप कहाँ देख रहे हैं भारतीय रुपये को डॉलर के मुकाबले? चलो अभी तो एक्सेप्टेड करेंसी डॉलर है, फिएट डॉलर है, डॉलर के मुकाबले आप समझ लो 2030 या 2028 में कितने रुपए देके एक डॉलर मिलेगा सर? उससे इकोनॉमी की भाई, स्ट्रेंथ का बात, it's just a guesswork basically, that is to understand. सर वर्ल्ड अभी एक तरीके से पिछले 1.5-2 साल से डी डॉलराइजेशन की ओर आगे बढ़ रहा है। छोटे छोटे देश सोच रहे हैं कि भी हम दो कंट्री अगर विनिमय करते हैं तो डॉलर को बीच में लाने की कहाँ जरूरत है। Yes. और आज यूपीए जो है वो सबसे बड़ा अपने ट्रम्प कार्ड होगा इसके अंदर। वर्ल्ड के 40 कंट्री में यूपीआई जैसे इंडिया में यूज करता है वैसे यूज हो रहा है अभी, उसका खपत और भी आगे बढ़ेगा। और जैसे गिफ्ट सिटी है अपना, वहां पर ग्लोबल जो फाइनेंशियल टेक का हब बनने जा रहा है। अभी उसकी जैसे गिफ्ट सिटी के अंदर जिस तरीके से फाइनेंशियल कंपनियां आ रही है और बस रही है यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं रुपीज जो है वो डॉलर की जगह लेगा अगले समय में 10 साल में। छोटी बात नहीं कर रहा हूँ 1-2-3 साल के अंदर, लेकिन जर्नी इसी तरीके से आगे बढ़ी तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्टेंस रुपीज का जितना होगा उतना डॉलर का नहीं होगा। और कोरोना जैसे काल के अंदर भी जहां पर यूरोपियन यूनियन और बड़ी बड़ी इकोनॉमी अपने यहाँ दिख गई है, वहां पर भारत एकदम मजबूताई से आगे बढ़ रहा है ड्यू टू फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के वे में हम देखते हैं कि रोड तो हमें दिखता है, लेकिन फाइनेंशियल इंप्लीमेंटेशन हमें सीधे देख नहीं सकते, उसको फील कर सकते हैं।
तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि अगले 10 साल के अंदर डॉलर के सामने रुपीस जो है आज जो खड़ा है उसके आधे के नीचे होगा। ओके दर्शक मित्रों, फाइनेंशियल implications, फाइनेंशियल स्टेप्स आर नॉट सीन, इट कुड बी फेल्ट। अमरीश भाई ने बहुत सीधा बताया, और उनका भी ये कहना है कि अगले 10 सालों में हमें अपना रुपया मजबूत होता दिखेगा, मतलब अपनी इकोनॉमी मजबूत होती दिखेगी, हम डेवलप्ड होते दिखेंगे, और उसको हम महसूस भी करेंगे। शायद आपकी जेब में से जब कम रुपए जाएंगे डॉलर लेने के लिए, तब आपको महसूस होगा ये। मगर एक बात तो मैं डेफिनेटली बता सकता हूं कि दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना कोई भी इकोनॉमी के स्ट्रेंथ की, तो उसके एग्जाम्पल्स होते हैं और उसके कुछ मापदंड होते हैं। जैसे ये धोलेरा एसआईआर या गिफ्ट सिटी, या हमारे सूरत में ही बना हुआ सूरत डायमंड बूस्ट, जिसका उद्घाटन आज ही पता चला हमें कि प्राइम मिनिस्टर को इनविटेशन दिया गया है नवंबर में आके इनका उद्घाटन करने के लिए। ये बड़े प्रोजेक्ट्स एक स्टेट को एक बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ ले जाएंगे। और ऐसे ही अगर समझ लो इंडिया के अंदर 14, 16, 18 स्टेटों में होता रहा, तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा हमें फ्रॉम 5 to 1, 2 और 3 में जंप करने के लिए। दोस्तों, ये इकोनॉमी की बात जो है ना, वो होती ही रहेगी। आज हमें बात करनी थी रियल एस्टेट सेक्टर की भी काफी, मगर वक्त हमारे पास कम हो गया है, तो रियल एस्टेट की बात तो हम कभी फिर से करेंगे। और रियल एस्टेट होलिस्टिकली डेवलपमेंट कैसे होता है एक राष्ट्र का, इसकी बात करेंगे। वो राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, जहां संस्कृति की बात आएगी, सनातन संस्कृति की बात आएगी, तो वो कोई एक एपिसोड में करेंगे हम। मगर आज के एपिसोड में जब हमने डेवलपमेंट की बात की और उसके हवाले से जब हमने बताया कि भारत में अगले 10 सालों में बहुत कुछ होने जा रहा है, तो एक बात तो तय है, आप सब ये बात मानेंगे कि आपके बच्चों ने, जिन्होंने 20वीं सदी नहीं देखी है और जो 21वीं सदी में पैदा हुए हैं, उन लोगों के लिए, हमारे गुजरात में रहने वाले लोगों के लिए तो खास करके कर्फ्यू शब्द एक नया शब्द है। वैसे ही हमारे यहाँ काफी ग्रामीण प्रथाएं जो है, वो ये क्या होता है, ऐसा अगर हमारे बच्चे पूछ ले, हाँ भारत में रहते हुए अर्बन सिटीज में, तो उनके लिए अर्बन सिटीज और स्मार्ट सिटीज डेवलप हो रहे हैं, और धोलेरा विल बी अ शाइनिंग एग्जांपल टू दैट। तो मैं ये चाहूंगा कि दर्शक मित्रों, आप ये वीडियो को देखो, उसे फैलाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये हमारा छोटा सा यूट्यूब चैनल है, एक एंडेवर शुरू किया हुआ है, जिसमें अलग अलग बाबतों में, अलग अलग चीजों के बारे में हम बात करते हैं। देश की प्रगति कैसे, कहाँ, कैसे हो रही है, किस हिसाब से हो रही है, उसके निष्णातों से ये जानने की कोशिश करते हैं, महसूस करने की कोशिश करते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो हम ये अमरीश भाई पटेल का फेसबुक पर भी अपना खुद का एक चैनल है। अमरीश भाई, क्या नाम बताया था आपने? अमरीश टी पराजिया के नाम से है, और अमरीश, मेरा एक हैशटैग चलता है मैं हूँ भारत करके। मैं हूं भारत। यानी यस, इसके ऊपर भी आप जाके देख सकते हो। उन्होंने मुझे आज सुबह में एक वीडियो भेजा, एक कनाडा की ट्रेन का, जो मेड इन इंडिया है। आपको शायद ताज्जुब होगा, लोग मानते नहीं थे, कहते थे तो, मगर ये मेड इन इंडिया है, अभी से इंडिया का परचम लहराने लगा है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि टाइम कुछ नहीं बचा है हमारे पास। फिर से एक नए संस्करण में आपके पास फिर से आएंगे हम। अमरीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अमरीश जी, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।